हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू कर रहे थे, है ना। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध देखा था। एंग्लो मैसूर वॉर हम लोगों ने कल कवर किया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पे कब्जा जमा लिया, हैदर अली को किस प्रकार पराजित किया, टीपू सुल्तान को किस प्रकार पराजित किया और पूरे मैसूर राज्य पे अपना कब्जा बना लिया। ठीक है। अब दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। ठीक है। फ्रांसीसियों को तो उन्होंने हटा ही दिया। ठीक है। उत्तर भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इतने बड़े प्रोविंस पे, अवध पे, मुगल सम्राट पे, सब पे कब्जा जमा लिया था। दक्षिण भारत में भी उन्होंने मैसूर राज्य को अपने रास्ते से हटा दिया। अब उनके रास्ते का यदि सबसे बड़ा कांटा कोई था तो वो था आपको मराठा। सबसे बड़ा कांटा कोई था तो वो कौन था? वो आपको मराठा था। एक बात मैं आपको बता दूं, मराठा यदि चाहते तो अंग्रेज यहाँ नहीं टिक पाते। ठीक है। उनकी सेना बहुत शक्तिशाली थी। ठीक है। उनके पास कुशल नेतृत्व था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी ना कि उनमें एकता की कमी थी। ठीक है। उनमें क्या थी? एकता की कमी थी, जिसके कारण अंग्रेजों को इसका फायदा मिला। और आपको देखने को मिलेगा कि यूनिटी के कमी के कारण ही अंग्रेज 150 साल तक भारत पर राज कर पाए। यदि यूनिटी होती तो अंग्रेज नहीं टिक पाते, समझे। और एंग्लो मराठा वॉर में हम देखेंगे किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कल हम लोग, आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। और कल हम लोग बचे हुए दोनों टॉपिक से, एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो मराठा वॉर, दोनों से इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू होंगे, जब उन्हें सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग अंग्रेजों की क्या क्या पॉलिसीज थी उनको देखेंगे, क्योंकि अब अंग्रेज यहाँ पर जम चुके होंगे। तो आइए अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए आप लोग और हेडिंग बनाएंगे आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। इंग्लिश माध्यम वाले छात्र हेडिंग बनाएंगे एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कहानी कहाँ की है? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है, जिसमें आपको सदाशिव राव भाव, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं। ठीक है ना। तो माधवराव मराठों की, क्या मिसप्रिंट है यार, ये मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। कौन थे? तो माधवराव। ठीक है। आपको पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ठीक है। और मराठों की हार हो जाती है और मराठों का जो झंडा होता है वो झुक चुका होता है। लेकिन माधवराव नामक व्यक्ति फिर से मराठों की जो पुरानी प्रतिष्ठा थी, जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, उसको स्थापित करना चाहता था। परंतु होता क्या है, 1772 में, ठीक है, 1772 की घटना होती है, माधवराव जी मर जाते हैं। ठीक है। माधवराव जी मारे जाते हैं। ठीक है। माधवराव की मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह पर नारायण राव पेशवा बनते हैं। माधवराव की जगह कौन पेशवा बनते हैं? नारायण राव पेशवा बनते हैं। अभी कहानी सुनिए, अभी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना। लिखना कुछ भी नहीं है, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, आप वहां से चीजों को पढ़ लीजिएगा। पहले कहानी सुनिए और जो इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ एक फिगर बनाना है। ठीक है। आपको सिर्फ एक की वर्ड्स में आपको अपने फिगर को बनाना है, जो रिवीजन करने के लिए सही हो। बाकी कहानी पढ़ने के लिए मैं आपको पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। अभी चीज़ों को समझिए और अपने की पॉइंट्स बनाते चलिए कॉपी में। ठीक है। पहले सुनिए, उसके बाद की पॉइंट्स बनाइएगा। कहानी क्या थी? मराठों की हार हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में और माधवराव जी क्या करते हैं, जो मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको फिर से स्थापित करना चाहते थे। लेकिन 1772 में माधवराव जी की मृत्यु हो जाती है। माधवराव जी की जगह पे पेशवा कौन बनते हैं? तो नारायण राव। कौन बनते हैं? नारायण राव। 1773 में इनके चाचा रघुनाथ राव द्वारा विष देकर नारायण राव की हत्या कर दी जाती है। अब 1773 की घटना क्या है? इसके जो चाचा है, नारायण राव के जो चाचा है, कौन? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव क्या करते हैं? विष देके नारायण राव का हत्या कर देते हैं। ठीक है। परंतु नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। ये तो विष दे के हत्या किस लिए करता है रघुनाथ राव? कि ये मर जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है? पेशवा बन कौन जाता है? तो नारायण राव का पुत्र, जो मरा उसका पुत्र पेशवा बन जाता है। अब इसको तो दिक्कत हो गई कि मैंने तो इसको मारा इसलिए कि पेशवा मैं बनूंगा, लेकिन इसका पुत्र पेशवा बन गया। और इसका पुत्र कौन था? माधव नारायण राव। ठीक है। माधव नारायण राव। नाम बहुत कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको सिस्टमेटिकली लिखवा दूंगा अभी। ठीक है। परेशान मत होइएगा। अभी कहानी सुनिए।
माधव नारायण राव पेशवा बन जाता है। इस बात से नाराज होकर रघुनाथ राव कहाँ जाता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है और बोलता है मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे पेशवा बनाने में, मैं आपको मराठों के बहुत से क्षेत्र आपको दे दूंगा, ठीक है, मराठों के बहुत से क्षेत्र आपको दे दूंगा, आप मुझे पेशवा बनाने में मेरी सहायता कीजिए। और अंग्रेजों से कौन सी संधि करता है, सूरत की संधि। आपको एग्जाम में पीटी में बार बार पूछा जाता है, सूरत की संधि होती कब है, तो 1775 में, ठीक है, 1775 में। अब कहानी कैसे कैसे चली है, चलिए अब इसको आप लोग लिखेंगे, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध, सबसे पहले क्या हुआ, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, माधवराव प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था, ठीक है। क्लियर, माधवराव प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। इसके बाद क्या हुआ, 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1773 में कौन शासक बनता है, नारायण राव, ठीक है, नारायण राव शासक बना, ठीक है। इसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा विष देकर हत्या, ठीक है। और फिर शासक कौन बन जाता है इसके बाद, माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, ठीक। इसके बाद चाचा जी कहाँ चले जाते हैं, चाचा जी चले जाते हैं अंग्रेजों के पास, ठीक है। चाचा जी कहाँ चले गए, अंग्रेजों के पास चले गए। क्यों गए भाई, तो शासक बना दो सूरत की संधि की, शासक बना दो मुझे, मैं तुम्हें कुछ क्षेत्र दे दूंगा, और सूरत की संधि हुई, ठीक है। शासक बनने की इच्छा से, शासक बनने की इच्छा से, और 1775 में आपको इसीलिए क्या करता है, अंग्रेज इसके साथ सूरत की संधि करते हैं, सूरत की संधि करते हैं, ठीक है। ये आपको पूरी कहानी है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आपके ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएगा, ठीक है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, आपके ये काम आएगा, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठा हार जाते हैं, माधवराव पुनः मराठों की प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता है, लेकिन 1772 में बेचारा मर जाता है। 73 में इसके जगह नारायण राव शासक बनता है, लेकिन इसके चाचा क्या करते हैं, इसको विष देकर मार देते हैं। क्यों, क्योंकि मैं शासक बन जाऊंगा, लेकिन शासक ये नहीं बन पाता है। नारायण राव का पुत्र क्या होता है, माधव नारायण राव शासक बन जाता है। इस बात से क्रोधित हो जाता है और अंग्रेजों से सहायता मांगने जाता है कि आप मुझे मराठा का नवाब वो बनाइए, शासक बनाइए, ठीक है, पेशवा बनाइए, मैं आपको कुछ क्षेत्र दूंगा, ठीक है। और इसलिए कौन सी संधि होती है, सूरत की संधि होती है 1775 में, ठीक है। आइए कहानी देखते हैं, यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े। अब होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, क्या होगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है। सूरत की संधि के तहत जब एक अंग्रेजी कंपनी सूरत पहुंचती है तो मराठा इसका विरोध कर देते हैं, ठीक है, मराठा इसका विरोध कर देते हैं। और इसी कारण से आरस के मैदान में, कहां पे, आरस के मैदान में, नाम याद रखिएगा, आरस के मैदान में 1775 में अंग्रेज और मराठा सेना के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक, जिसमें मराठों की पराजय हो जाती है। मराठा क्या होते हैं, मराठा इसमें हार जाते हैं। दूसरा की पॉइंट आपका ये हो गया, मराठा इसमें हार जाते हैं और पुरंदर की संधि होती है। किसकी संधि होती है, पुरंदर की संधि कब होती है, तो 1776 में, 1776 में। अभी कुछ नहीं लिखेंगे, अभी बस सुनेंगे।
1776 में पुरंदर की संधि होती है। किस युद्ध के बाद? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद आपको पुरंदर की संधि होती है 1776 में, जिसके तहत यह फैसला लिया जाता है अंग्रेजी कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेगी। इस संधि से नाराज मराठों ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, मराठों ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। ताल गांव की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजय झेलना पड़ा। अब रघुनाथ राव तो इस मनसा से गया था ना उसके पास कि मुझे भाई आप पेशवा बनाओगे, है ना, लेकिन अंग्रेज क्या बोलते हैं? अंग्रेज पुरंदर की संधि कर लेने के बाद बोलते हैं कि हमें आपकी कोई सहायता नहीं करनी है। इस बात से रघुनाथ राव नाराज हो जाता है और अपनी सेना के साथ आपको कहां पर? ताल गांव के पास युद्ध की घोषणा करता है। ताल गांव की लड़ाई होती है और इसमें क्या होता है? अंग्रेजों को पराजय झेलना पड़ता है। अंग्रेज यहाँ हार जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज यहाँ हार जाते हैं और बड़गांव की संधि होती है। बहुत सारे संधि भी है, इसको भी याद रखिएगा। मैं अभी फिर से आपको एक डायग्राम बना दूंगा। बड़गांव की संधि होती है, क्लियर? अंग्रेजों के लिए यह संधि अपमानजनक थी। अंग्रेजों के लिए यह संधि अपमानजनक थी और अंग्रेज ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 3 वर्ष पश्चात महादेव जी सिंधिया के मध्यस्थ से सालवाई की संधि हुई, जिसमें सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों के कब्जे में रहा। साथ ही कंपनी ने पेशवा को पेंशन देना स्वीकार कर लिया। सूरत की संधि के तहत क्या बात हुई थी कि हम आपको कुछ क्षेत्र देंगे, बदले में आप हमको पेशवा बनाएंगे, हुई थी ये बात। लेकिन प्रथम मराठा युद्ध होता क्यों है? इस बात का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, और मराठा हार जाते हैं युद्ध में। युद्ध होता है, मराठा हार जाते हैं। फिर दोबारा मराठा क्या करते हैं? अपनी सेना बनाते हैं और तालगांव के पास फिर लड़ाई करते हैं और अंग्रेजों को हरा देते हैं। अब दोनों तरफ से रिश्ते आपको खराब होने लगते हैं। उसी 3 वर्ष पश्चात महादेव जी सिंधिया नामक एक बुद्धिजीवी व्यक्ति सामने उठता है और मध्यस्थता करता है दोनों के बीच और सालवाई की संधि करवाता है और अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र देता है जो पहले की डिमांड थी, और पेशवा को पेंशन देना स्वीकृत करवाता है जो उस संधि की डिमांड थी। दोनों चीजें हो गई। कहानी यहां पर आपको समाप्त होती है। बाजीराव द्वितीय के शासक बनने के समय उसने यह सोचा कि सिंधिया और होलकर को लड़वाकर अपनी सर्वोच्चता बनाए रखेंगे। ठीक है, अब कौन शासक बन गया? आपको बाजीराव द्वितीय। अब वो सोचता है कि सिंधिया को और होलकर को आपस में लड़वाकर, क्योंकि आपको मराठों में बहुत थे, सिंधिया थे, होलकर थे, भोसले थे, ठीक है, गायकवाड़ थे। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि सिंधिया और होलकर उस समय पावरफुल थे, इन दोनों को आपस में लड़वा देते हैं और ये दोनों आपस में लड़ मर के कट जाएंगे और हम सर्वोच्च हो जाएंगे। लेकिन होलकर ने पेशवा को पराजित कर दिया, साथ में सिंधिया को भी पराजित कर दिया। दोनों की संयुक्त सेना को क्या करता है? होलकर पराजित कर देता है और पेशवा को क्या करना होता है? भागकर बसीन के पास शरण लेना पड़ता है और अंग्रेजों से बसीन की संधि करनी पड़ती है। बसीन की संधि 1802 में हुई थी। यह पेशवा के लिए अपमानजनक संधि है। सीधी सी बात है, आप गए हो, ठीक है, सहायता मांगने, तो आप मेरे पास सहायता मांगने आओगे, मुझे सहायता कीजिए, तो टर्म कंडीशन मैं बनाऊंगा ना। तो अंग्रेजों ने टर्म कंडीशन संधि अपने अनुसार बनाई थी। चलिए अब कहानी इसको एक बार हम लोग बना लेते। ठीक है, पहली कहानी 1775 में सूरत की संधि हुई। ठीक है, सूरत की संधि हुई, है ना। क्या शर्तें थी आप लोगों ने लिख ली है। शर्तें जो थी उसको क्या होता है? उसके अनुरूप कार्य नहीं होता है। ठीक, सूरत के संधि के अनुरूप कार्य नहीं होता है और जब सेना आती है आपको मराठों के पास, तो आपको दरबार में सेना रखने से मना कर दिया जाता है। इस बात से खफा होकर अंग्रेज युद्ध की घोषणा कर देते हैं। क्लियर, इस बात से खफा होकर क्या करते हैं? अंग्रेज युद्ध की घोषणा कर देते हैं। और कहां? आरएस के मैदान में। ठीक है, आरएस के मैदान में, आरएस के मैदान में युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है जिसमें मराठों की हार, जिसमें मराठों की हार। क्लियर, इसमें मराठों की क्या होती है? हार हो जाती है। ये युद्ध कब हुआ आपको? और इसके बाद क्या होता है? पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, पुरंदर की संधि का डेट क्या है? लिख लीजिएगा, 1776। ठीक है, 1776। इसके बाद तालगांव की लड़ाई होती है। ठीक है, तालगांव की लड़ाई होती है। तालगांव की लड़ाई क्यों हुई भाई? क्योंकि मराठों की हार हुई थी। मराठा भी तो बदला लेंगे ना, तो उन्होंने अंग्रेजों की एक छोटी टुकड़ी जो तालगांव में उस समय मौजूद थी उस पर आक्रमण कर देते हैं और उनको
हरा देते हैं, ठीक है। तालगांव की लड़ाई होती है और इसके बाद कौन सी संधि होती है तालगांव के बाद? बड़गांव की संधि, ठीक है। बड़गांव की संधि 1779। इस युद्ध के बाद बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि होती है आपको 1779 में, ठीक है, 1779 में। क्लियर? यहाँ तक की कहानी क्लियर है आपको? 75 में सूरत की संधि, सूरत की संधि का अनुपालन नहीं होने के कारण आरस के मैदान में आपको युद्ध होता है जिसमें मराठे हार जाते हैं। पुरंदर की संधि होती है, हर युद्ध के बाद एक संधि होगी। पुरंदर की संधि हुई 1776 में, ठीक है। संधि मराठों के अनुकूल नहीं थी तो तालगांव की लड़ाई होती है। तालगांव की लड़ाई के बाद बड़गांव की संधि होती है। क्लियर है यहाँ तक कहानी? इसके बाद क्या कहानी बनती है? अपमानजनक संधि थी, महादेव जी सिंधिया के द्वारा मध्यस्थता करवाया जाता है, सारी चीजें सही हो जाती है। लेकिन अब जब बाजीराव द्वितीय शासक बनता है, ठीक है, अब आगे क्या होता है? बाजीराव द्वितीय शासक बनता है यहाँ के बाद, ठीक है। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड आपको शासक बनता है और ये क्या करता है? होलकर और निजाम को हराना चाहता है। होलकर प्लस निजाम को, होलकर और सिंधिया थे ना, निजाम नहीं होंगे, सिंधिया होंगे। हाँ, होलकर और सिंधिया को हराना चाहता है, ठीक है। होलकर और सिंधिया को संयुक्त रूप से लड़वा के सोचता है कि इनको हरा देंगे और अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर लेंगे। लेकिन होलकर क्या करता है? बाजीराव को भी हरा देता है और सिंधिया को भी हरा देता है, ठीक है। और बाजीराव कहाँ जाता है? बशीन भाग जाता है, ठीक है, बशीन भाग जाता है। और वहां पे क्या होता है? बशीन की संधि, इससे अंग्रेजों से बशीन की संधि होती है अंग्रेजों के द्वारा। कब होती है? डेट लिख लीजिएगा, 1802 में, ठीक है। 1802 में आपको बसीन की संधि होती है। ये आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध की पूरी कहानी है। किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ी है देख रहे हैं आप लोग। इस चीज को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ साथ और कहानी को समझते रहिएगा। बाकी कुछ भूलते हैं तो पीपीटी तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे ही देता हूँ, ठीक है ना, आप वहां से देख लिया करो, ठीक है। यहाँ तक कहानी सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम आपको जो मराठा युद्ध था उसमें आपको 2-3 लड़ाइयाँ भी है, 2-3 संधि भी, आप सबको याद रखेंगे डेट सहित। क्लियर? अब क्या होगा आगे देखते हैं। अब होगा सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से लेके 1805 तक। 1803 से लेके 1805 तक आपको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की नींव बसीन की अपमानजनक संधि ने रखी थी, ठीक है। संधि भाई मैंने आपको क्या बोला, जिसके पास आप सहायता के लिए पहुंचे हो, कंडीशंस वो अपने हिसाब से बनाएगा ना। अंग्रेजों ने बसीन की संधि जो की थी उसमें कंडीशंस अपने हिसाब से बनाए थे और स्वाभाविक सी बात है अपमानजनक तो होगी ही। मराठों द्वारा सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना ने अंग्रेज के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा खोल दिया। अब मराठों द्वारा सिंधिया और भोसले, ठीक है, सिंधिया और भोसले एक हो गए। बोला तो मैंने आपको इनमें यूनिटी नाम की चीज ही नहीं थी। ये कब एक हो जाते थे और कब अलग हो जाते थे इनका कुछ पता नहीं होता था। जब हम लोग टीपू सुल्तान की पढ़ाई कर रहे थे, हैदर अली के बारे में पढ़ रहे थे, आप लोग देखा ना मराठे किसका सहयोग कर रहे हैं? अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। और अभी जब खुद पर आए तो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। यूनिटी की कमी थी, सब लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। यदि यूनिटी होती तो अंग्रेज नहीं टिक पाते, ठीक है ना। तो सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना क्या करते हैं? अपमानजनक संधि थी भाई। और मराठे में तो सभी थे, सिंधिया थे, होलकर थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे, सभी मराठे ही थे, ठीक है। तो अब सिंधिया और भोसले एक हो जाते हैं और क्या करते हैं? उनकी संयुक्त सेना अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई कर देती है, क्योंकि बसीन की अपमानजनक संधि से वो लोग संतुष्ट नहीं थे। इस प्रकार इस युद्ध का प्रारंभ होता है, किंतु वेलेजली के कुशल नेतृत्व वाले सेना ने मराठों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और कुछ ही महीने में अंग्रेजों ने उत्तर एवं दक्षिण भारत में मराठों के कई क्षेत्रों को जीतकर उस पर अपना कब्जा जमा लिया। इस युद्ध के पश्चात देवगांव की संधि होती है, ठीक है। आइए कहानी देखते हैं। अब क्या होगा? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्यों होता है? तो बसीन के अपमानजनक संधि, बसीन के अपमानजनक संधि के कारण, ठीक है। अब बसीन के अपमानजनक संधि के कारण, ठीक है। इसमें कौन कौन साथ हो गए? तो आपके होलकर और सिंधिया थे ना, होलकर, भोसले और सिंधिया, भोसले और
सिंधिया आपको इसमें क्या हुआ, यूनिटी में आ गए, भोसले और सिंधिया, ठीक है, भोसले प्लस सिंधिया, भोसले प्लस सिंधिया की संयुक्त सेना अब लड़ेगी, ठीक है। क्लियर। जब युद्ध होता है तो अंग्रेजों की तरफ से कौन आता है, तो वेलेजली, याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में आपको कौन था गवर्नर, वेलेजली था, तो वेलेजली की कुशल सेना द्वारा मराठों की पराजय, मराठों की पराजय, और संधि होती है देवगांव की संधि, ठीक है, देवगांव की संधि 1803 में, कब होती है, देवगांव की संधि, और युद्ध खत्म हुआ है तो संधि तो होगी ही भाई, तो देवगांव की संधि होगी, ठीक है, देवगांव की संधि होगी 1803 में, ठीक है। ये आपको सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की पूरी कहानी है। क्या क्या हुआ, बसीन की अपमानजनक संधि के कारण आपको युद्ध की शुरुआत होती है, भोसले और सिंधिया एक साइड हो जाते हैं, दोनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई कर देती है, लेकिन उस समय गवर्नर कौन था, तो वेलेजली था, ठीक है, उस समय गवर्नर कौन था, वेलेजली था, और वेलेजली के कुशल नेतृत्व में एक सेना आती है और इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर देती है, और इसके बाद 1803 में देवगांव की संधि होती है। क्लियर। अब होगा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के पीछे कुछ अब बचा ही नहीं था, क्योंकि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ही वेलेजली ने सारी चीज़ों को सफाया कर दिया था और उत्तर और दक्षिण के जो भी प्रमुख मराठा क्षेत्र थे उन पे अपना कब्जा जमा लिया था, कुछ बचा नहीं था। अब छुटपुट आपको दक्षिण भारत में कुछ मराठे बचे हुए थे, और ये युद्ध बस होता है पिंडारियों के कारण, ठीक है, पिंडारी एक सैन्य लड़ाकू जाति थी, ठीक है। ये युद्ध को किसके कारण होता है, 1816 से 1818 तक चलता है, और ये युद्ध के पीछे प्रमुख कारण था आपको पिंडारी, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है, किसके समय में, द्वितीय किसके समय में हुआ था, वेलेजली के समय में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में प्रारंभ होता है, और प्रमुख कारण था अंग्रेजों का दमनात्मक नीति। अंग्रेजों ने कब्जा तो कर ही लिया है, अब आपके पास कुछ बचा तो है नहीं मराठों के पास, अब वो क्या करेंगे, लोगों का सफाया करेंगे, अब पूरे राज्य पे कब्जा है, ठीक है, अब दमनात्मक नीति तो वो बनाएंगे ही, दमन करने ही आए थे, सीधी सी बात है, यहाँ पे राज करने आए थे वो। पिंडारी जो मराठा सेना में सैनिक के रूप में कार्य करते थे, लॉर्ड हेस्टिंग ने उनके दमन के लिए अभियान शुरू कर दिया, जिससे मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। परिणामतः दोनों के बीच पुणे की संधि होती है, और पेशवा के पद को समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को बिठूर कानपुर भेज दिया जाता है। ये कहानी देखते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। क्या हुआ, कहानी क्या हुई, अब अंग्रेजों ने क्या किया था सेकंड में, सेकंड खत्म होने के बाद, सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध खत्म होने के बाद क्षेत्रों पे कब्जा जमाना स्टार्ट कर लिया था, दमनात्मक नीति बना रहे थे। अब इसी चीज का विरोध कौन कर रहा था, जो थोड़े बहुत मराठा बचे हुए थे वो कर रहे थे, और उनकी सेना में एक लड़ाकू जाति लड़ती थी जिनका नाम था पिंडारी, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग, दो हेस्टिंग है याद रखिए, एक वॉरेन हेस्टिंग है, एक लॉर्ड हेस्टिंग है, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय की घटना है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा पिंडारियों का दमन, ठीक है, पिंडारियों का दमन। अब क्या होगा, युद्ध की शुरुआत, युद्ध की शुरुआत, युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, युद्ध की शुरुआत हो गई, मराठों की पराजय, मराठों की पराजय, पुणे की संधि, पुणे की संधि कब होती है, आई थिंक 1817 में, ठीक है, 1817 में। क्लियर। और बाजीराव द्वितीय को क्या किया जाता है, पेंशन बंद, बाजीराव का, बाजीराव सेकंड कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, बाजीराव सेकंड कर लीजिएगा, बाजीराव सेकंड का पेंशन बंद, और कहाँ भेज दिया गया इनको, इनको बिठूर भेज दिया गया, जाइए वहीं पर रहिएगा आराम से, बिठूर कानपुर में है, ठीक है,
कानपुर भेज दिया गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की होती है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग क्या करते हैं, पिंडारी का दमन करना चाहते हैं, और इस बात से, और पिंडारी कहाँ थे, मराठों की सेना में ये लोग आपको काम करते थे, लेकिन इस बात से नाराज होकर मराठा युद्ध में कूद जाते हैं, और क्या होता है, जो भी थोड़े बहुत मराठा सेना बची हुई थी उनका पूरी तरह से दमन कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को आपको पुणे की संधि होती है, और बाजीराव द्वितीय को क्या करते हैं, इनके पेशवा के पद को समाप्त करके इनको क्या करता है, पेंशनर बनाकर कानपुर भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पेशवाई खत्म की गई थी। ठीक है, पेंशन बंद नहीं हुआ था, पेशवाई बंद हुई थी। ठीक है, पेशवा पद समाप्त, इसको ठीक कर लीजिएगा, पेशवा पद समाप्त। ठीक है, पेशवा पद समाप्त, पेशवा पद आपको समाप्त कर दिया गया और बिठूर भेज दिया गया कि आपको पेंशन मिलेगा, आराम से खाइए पीजिए मस्त रहिए, अब कोई इंटरफेयर आपका नहीं चाहिए हमें। और यही कारण होता है कि आपको जब 1857 की क्रांति होती है तो ये भी युद्ध में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति में ये भी भाग लेते हैं। तो यहीं पर हम लोग आज जो है सारी चीज़ें अंग्रेजों ने, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अंग्रेज भारत में अपना पैर जमा कैसे रहे हैं, और पैर जमाने के लिए दूसरों के पैरों को उखाड़ना पड़ता है। पहले इन लोगों ने किसका पैर उखाड़ा, बंगाल के नवाब का पैर उखाड़ा, उसके बाद आपको पलासी का लड़ाई होता है, बक्सर का लड़ाई होता है, उसके बाद फ्रांसीसियों को हटाया, पुर्तगालियों को हटाया, कल हम लोगों ने देखा मैसूर को हटाया, आज हम लोगों ने देख लिया मराठों को हटाया। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, एक करके सभी सबका सफाया कर देते हैं। अब हम लोग कल जो भी हमारे दो टॉपिक हुए हैं अभी, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में हम लोग सबको कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अंग्रेजों की नीतियाँ किस प्रकार आगे बढ़ती है। ठीक है, तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए, कल के लिए तैयार रहिएगा एमसीक्यू सेशन के लिए। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।